कहते हैं सियासत की दुनिया में हर कुर्सी के पीछे एक कहानी होती है। हर ताकत के पीछे एक चेहरा होता है और हर चेहरे के पीछे छिपा होता है एक ऐसा अतीत जिसे जानना जरूरी होता है। जी हाँ, स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां फैसले सिर्फ संसद और विधानसभा में ही नहीं होते, बल्कि गलियों के रास्तों, इलाकों के दबदबे और लोगों के भरोसे से भी तय होते हैं। यह है आपका अपना खासो मठाधीश, एक ऐसा मंच जहां हम खोलते हैं सियासत के उन चेहरों की परतें जिनकी कहानी सिर्फ चुनावी हलफनामों में नहीं मिलती, बल्कि वक्त के पन्नों, संघर्षों और सख्त के समीकरणों में दर्ज होती है। यहां बात होगी उन किरदारों की जिन्होंने मिट्टी से उठकर मुकाम बनाया, जिन्होंने विरोधियों से लड़े, विरोध झेले, चुनौतियों का सामना किया और फिर पहुंचे सत्ता के उन गलियारों तक जहां हर कदम मायने रखता है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है वो सफर जिसने किसी आम चेहरे को खास बना दिया। कौन था वो शख्स जिसके नाम से इलाके में असर दिखता था? कैसे बदली उसकी पहचान? कैसे संघर्ष से सत्ता तक पहुंचा उसका सफर? जी हां, नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं मठाधीश। मठाधीश में कहानी उस बाहुबली की जिसका नाम कभी दबदबे की वजह से सुर्खियों में रहा, तो कभी सियासत के मंच पर उसकी मौजूदगी ने हलचल मचाई। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है ताकत की, ये कहानी है संघर्ष की, सियासत की और बदलते समीकरणों की दास्तान, जिसे कहते हैं मठाधीश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जिसका जिक्र होते ही शुरू हो जाती है बहस, जिसके बयान बन जाते हैं सुर्खियां और जिसके हर राजनीतिक कदम पर नजरें टिक जाती हैं, जिसका नाम है संगीत सिंह सोम। सरधना की सियासत से निकलकर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले हैं संगीत सिंह सोम। बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने संघर्ष, विवाद और राजनीतिक आक्रामकता के सहारे अपनी अलग जगह और दुनिया बनाई। कभी ठेकेदारी की दुनिया से शुरुआत हुई, फिर राजनीति के अखाड़े में एंट्री और उसके बाद आंदोलनों, मुकदमों, जेल और चुनावी मैदान तक का सफर। उनकी कहानी में राजनीतिक हमेशा सुर्खियों में ही रही, क्योंकि कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपने तेवरों और राजनीतिक अंदाज को लेकर। पश्चिमी यूपी की सियासत में संगीत सोम सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिनके साथ जुड़ी है प्रभाव, संघर्ष और विवादों की लंबी कहानी। आखिर कौन है संगीत सिंह सोम? कैसे तय किया उन्होंने जमीन से सियासत के शिखर तक का सफर? कैसे बदली एक पहचान एक बड़े राजनीतिक चेहरे में? आज मठाधीश में कहानी उसी शख्स की जिसका सफर सत्ता, संघर्ष, सियासी सुर्खियों से होकर गुजरा। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये पश्चिमी यूपी के सियासत के एक ऐसे किरदार की दास्तान है जिसके बिना पश्चिम पूरा नहीं होता। पश्चिम यूपी की सियासत में एक ऐसा चेहरा जो बयानों में आग घोलता है और जिसकी हर कदम पर राजनीतिक भूचाल आता है। नाम है संगीत सोम। सरधना से पूर्व विधायक, बीजेपी के फायरब्रांड नेता और विवादों की धुरी ठेकेदारी की दुनिया से निकलकर जेल की सलाखों और रैलियों के मंचों तक यूपी की राजनीति में कई नाम आते जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे सत्ता में रहें या न रहें सुर्खियों में बने रहते हैं। मेरठ के एक साधारण परिवार में जन्मे संगीत सोम ने अपनी करियर की शुरुआत रियल एस्टेट और ठेकेदारी से की थी। राजनीति का शौक चढ़ा तो 2009 में पहली बार मुजफ्फरनगर से सपा के टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए। हालांकि इस हार ने उनकी सियासी इरादों को कम नहीं किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद 2012 में संगीत सोम ने सरधना सीट से विधायकी का चुनाव जीता, लेकिन उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ आया 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में। भड़काऊ भाषण और फर्जी वीडियो के आरोपों में तत्कालीन सपा सरकार ने उन पर रासुका यानी एनएसए लगाकर जेल भेज दिया, लेकिन जेल से बाहर आते ही संगीत सोम पश्चिमी यूपी में हिंदुत्व का बड़ा फायर ब्रांड चेहरा बन चुके थे। 2017 में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद संगीत सोम अपने तीखे तीरों के लिए जाने गए। कभी ताजमहल को भारतीय संस्कृति पर कलंक बताना हो या कैराना से निर्भय यात्रा का ऐलान करना,
अपने विवादित बयानों से लेकर लगातार राष्ट्रीय स्तर की हेडलाइन में छाए रहे और अपने वोट बैंक को साधते रहे। 2022 के चुनाव में सरधना से मिली हार के बाद उनका सियासी रसूख कम नहीं हुआ। संजीव बालियान के साथ अंदरूनी सियासी जंग हो या छत्रप राजनीति का दबाव, संगीत सोम आज भी सुर्खियों के केंद्र में हैं। भले ही वे आज विधायक न हो, लेकिन पश्चिम यूपी की सियासत में आज भी उनका एक बयान सियासी पारा चढ़ाने के लिए काफी होता है। देखिए, संगीत सोम कृषक परिवार से उनका नाता रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने संघर्षों के जरिए अपनी समाज में और फिर सियासत में एक अलग पहचान बनाई। 2009 का लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा उन्होंने, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन सियासत में उनकी धमक कायम हो गई। उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन बाद में उनका समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2012 का चुनाव लड़े सरधना से, वहाँ से विधायक बने पहली बार। फिर 2017 का भी चुनाव जीते, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके, भले ही वो किसी सदन के सदस्य न हों, लेकिन इलाकाई राजनीति में उनका वर्चस्व है और तमाम सामाजिक और धार्मिक सरोकारों की वजह से उनकी अपने क्षेत्र में पकड़ है और जनता में उनकी जो फैन बेस है, उनके जो चाहने वालों की तादाद है, वो काफी ज्यादा है। हर बड़े नाम के पीछे एक छोटी सी शुरुआत होती है। एक ऐसा दौर जहां पहचान नहीं होती, सिर्फ सपने होते हैं। कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग वक्त को ही बदलने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में ऐसा ही एक नाम उभरा, संगीत सिंह सोम। मेरठ की सरधना तहसील से जुड़े एक सामान्य कृषि परिवार में जन्मे संगीत सिंह सोम का बचपन किसी सियासी विरासत के साये में नहीं, बल्कि आम जिंदगी के बीच गुजरा। परिवार की जड़ें गांव से जुड़ी थीं और शुरुआती दौर में राजनीति उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। लेकिन कहते हैं, कुछ लोगों की पहचान उनके सफर शुरू होने से पहले ही दिखाई देने लगती है। इलाके में लोगों से जुड़ने की कला, अपनी बात रखने का अंदाज और अलग तेवर, धीरे धीरे उनकी एक अलग छवि बनने लगी। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हुई शुरुआती पढ़ाई के दौरान उन्होंने 1997 में खतौली के जैन इंटर कॉलेज से माध्यमिक शिक्षा पूरी की, जिसके बाद जिंदगी ने उन्हें कई मोड़ दिखाए और हर मोड़ के साथ उनका दायरा बढ़ता गया। कृषि परिवार से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरने वाले संगीत सिंह सोम ने अपनी जगह खुद बनाई। ना कोई बड़ा राजनीतिक परिवार था, ना कोई तैयार विरासत, बस अपने अंदाज, संघर्ष और क्षेत्र में बनी पकड़ के सहारे संगीत सोम ने सियासत की राह पकड़ी। धीरे धीरे सरधना की जमीन उनकी राजनीतिक पहचान का केंद्र बनी और एक सामान्य परिवार का युवक पश्चिमी यूपी की राजनीति में चर्चित चेहरों में शामिल हो गया। निजी जीवन में संगीत सोम का विवाह प्रीति सोम से हुआ और उनके 2 बच्चे हैं। एक गांव से शुरू हुआ सफर एक विधानसभा तक पहुंचा और फिर बन गया पश्चिमी यूपी की सियासत की सबसे बड़ी कहानी का सबसे बड़ा किरदार। यह कहानी है उस सफर की जहां पहचान विरासत से नहीं बल्कि प्रभाव से मिली। पश्चिमी यूपी का वो इलाका जहां हवाओं में भी बारूद की महक होती है, वहां एक नाम गूंजता है, संगीत सोम। ठेकेदारी की फाइलों से शुरू हुआ सफर जब सियासत की पटरियों पर दौड़ा तो मुजफ्फरनगर के दंगों से लेकर जेल की सलाखों तक तहलका मच गया। बयानों में आग, तीरों में बगावत और चाल में बेपरवाही। आखिर क्या है सरधना के सोम का वो सच जिसे दोस्त सलाम करते हैं और विरोधी खौफ खाते हैं? मेरठ की माटी का गांव रजड़ और एक किसान परिवार का घर, पिता ओमवीर सिंह के आंगन में पले संगीत सोम की आंखों में बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून था। खतौली के जैन कॉलेज से पढ़ाई पूरी की तो हाथों में नक्शे और सीमेंट सरिये का काम आया। ठेकेदारी की दुनिया में कदम जम चुके थे, लेकिन सरधना की सरजमी पर एक अलग ही तूफान जन्म ले रहा था। 2009 में सपा के हाथी साइकिल वाले खेल में किस्मत आजमाई, शिकस्त मिली, लेकिन संगीत सोम की आक्रामकता की ये तो बस शुरुआत थी। 2012 में बीजेपी का कमल खिला और सोम सरधना से विधानसभा पहुंचे, लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। 2013 मुजफ्फरनगर की सुलगती गलियां, भड़काऊ बयानों के बवंडर में तत्कालीन सरकार ने रासुका यानी एनएसए का चाबुक चलाया और संगीत सोम जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। लेकिन जब जेल के दरवाजे खुले तो बाहर निकला तो नेता नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के हिंदुत्व का सबसे बड़ा फायर ब्रांड पोस्टमैन
चैन। 2017 की प्रचंड जीत के बाद संगीत सोम के जुबान का बारूद और तेज हो गया। कभी ताजमहल को इतिहास पर कलंक कहकर राष्ट्रीय बहस खड़ी कर देना, तो कभी कैराना के मुद्दे पर निर्भय यात्रा का ऐलान करके पूरी सरकार की सांसें अटका देना। बयानों का मिजाज ऐसा कि जब भी मुंह खोलते विरोधी खेमे में आग लग जाती और अपने वोट बैंक का किला और मजबूत हो जाता। 2022 का चुनावी मोड़ आया, सरधना का किला हाथ से फिसला, लेकिन सोम का रसूख नहीं टूटा। हार के बाद भी पार्टी के भीतर संजीव बालियान से शुरू हुई वर्चस्व की जंग हो या पश्चिम यूपी के छत्रपों को साधने की विसात, संगीत सोम आज भी उसी धुरी पर खड़े हैं जहां से फेंका गया एक भी जुबानी तीर पूरे सूबे की सियासत का तापमान 40 डिग्री बढ़ा देता है। देखिए, सियासत में एक बात बहुत ही साफ होती है कि जो संघर्ष करता है वो चुनाव जीते ना जीते, कम मार्जिन से जीते या फिर ज़्यादा बड़े प्रचंड बहुमत से जीते, उस सब के पीछे होती है कि क्या उसकी जिज्ञासा है, क्या वो संघर्ष करने का आदी है कि नहीं। पीके का मामला सबके सामने है कि वो चुनाव दर चुनाव हारते रहे, बावजूद इसके वो अड़े रहे, ज़मीन पर खड़े रहे, लोगों से मिलते रहे। वही सब कुछ संगीत सोम ने भी किया और यही वजह थी कि 2009 का जब चुनाव वो लोकसभा का हारे, उसके बाद 2012 में जो जीत हासिल की, 2017 में जीत का मार्जिन और भी ज़्यादा हो गया। हालांकि 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सियासत में तो हार और जीत होती रहती है। बस महत्वपूर्ण यही है कि वो नेता जनता के बीच बना रहता है कि नहीं, सुर्खियों में छाया रहता है कि नहीं। मेरठ की सरधना की सियासत में ऐसा नाम जिसने कारोबार की जमीन से निकलकर राजनीति के अखाड़े तक अपनी पहचान बनाई। एक कहानी है संगीत सोम की, जिनका सफर एक कारोबार से शुरू हुआ, धीरे धीरे पश्चिमी यूपी की राजनीति के चर्चित चेहरों में शामिल हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीत सोम ने कंस्ट्रक्शन और ईंट भट्टों के कारोबार में कदम रखा। शुरुआती कारोबार से हुई और शुरुआत, लेकिन जल्द ही उन्होंने निर्माण और ठेकेदारी के क्षेत्र में अपनी अलग मजबूत पकड़ और पहचान बना ली। कारोबार ने उन्हें आर्थिक मजबूती दी, तो वहीं इलाके के बड़े ठेकेदारों, अधिकारियों और सियासी लोगों तक उनकी पहुंच भी बढ़ती चली गई। लेकिन संगीत सोम का लक्ष्य सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं था। उनकी नजर थी उस सियासी जमीन पर जहां अपनी अलग पहचान बनाई जा सके। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और सरधना विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बढ़ाया। इसके बाद वो बीजेपी के प्रमुख स्थानीय नेताओं में गिने जाने लगे। हालांकि संगीत सोम का राजनीतिक सफर विवादों से कभी अछूता नहीं रहा। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में उनका नाम सामने आया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। इसके बाद वो कई बार अपने बयानों और मामलों को लेकर चर्चा में रहे। विवाद, संघर्ष और सियासी उतार चढ़ाव के बीच संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक छोटे से गांव से निकलकर कारोबार, फिर राजनीति और विधानसभा तक पहुंचने वाला उनका सफर अपने आप में कई पड़ावों से भरा रहा। संगीत सोम की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि उस सफर की कहानी है जहां कारोबार, संघर्ष और सियासत तीनों एक साथ चलते नजर आते हैं। ईंट के भट्टों से निकलता धुआं, ठेकेदारी का फैला साम्राज्य और फिर सियासत के बिसात पर एक ऐसा दांव जिसने पश्चिमी यूपी के इतिहास को बदल कर रख दिया। नाम है संगीत सिंह सोम। आज हम आपको ईंट कारोबारी के उस फायर ब्रांड बनने की पूरी दास्तान सुनाएंगे जिसका नाम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में नंबर 1 आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ। विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट से लेकर रासुका के मुद्दों तक संगीत सोम का वो सच आपने पहले कभी नहीं देखा। खतौली के के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीत सोम ने ईंट भट्टों और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में कदम रखा। देखते देखते उन्होंने निर्माण और ठेकेदारी के क्षेत्र में अपने पैर जमा लिए। इस कारोबारी सफर ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि इलाके के बड़े ठेकेदारों, आला अफसरों और नेताओं के कमरों तक उनकी सीधी पहुंच बना दी। लेकिन संगीत सोम का असली मकसद सिर्फ कारोबार तक सीमित रहना नहीं था। उनका असली ठिकाना तो सियासत के गलियारे थे। 2012 में बीजेपी का कमल खिला और सोम सरधना से विधानसभा पहुंचे, लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था।
2013 मुजफ्फरनगर की सुलगती गलियां, भड़काऊ बयानों के बवंडर में तत्कालीन सरकार ने रासुका यानी एनएसए का चाबुक चलाया, संगीत सोम को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जब जेल के दरवाजे खुले तो बाहर निकला नेता नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के हिंदुत्व का सबसे बड़ा फायर ब्रांड पोस्टमैन। 2017 के प्रचंड जीत के बाद संगीत सोम के जुबान का बारूद और तेज हो गया। कभी ताजमहल के इतिहास पर कलंक कहकर राष्ट्रीय बहस खड़ी कर दी तो कभी कैराना के मुद्दे पर निर्भय यात्रा का ऐलान करके पूरी सरकार की सांसें अटका देना। बयानों का मिजाज ऐसा कि जब भी मुंह खुले विरोधी खेमे में आग लग जाती और अपने वोट बैंक का किला और मजबूत हो जाता। 2022 का चुनावी मोड़ आया, सरथना का किला हाथ से फिसला लेकिन सोम का रसूख नहीं टूटा। हार के बाद भी पार्टी के भीतर संजीव बालियान से शुरू हुआ वर्चस्व के जंग हो या पश्चिमी यूपी के छत्रपों को साधने की बिसात, संगीत सोम आज भी उस धुरी पर खड़े हैं जहां से फेंका गया एक भी जुबानी तीर पूरे सूबे की सियासत का तापमान 40 डिग्री बढ़ा देता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के टिकट से भले ही संगीत सोम ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे उसके बाद से संगीत सोम के सुर बदल गए थे और जो एक उग्र हिंदुत्ववादी जो लाइन है, हार्ड लाइनर लाइन है, उसका अनुपालन शुरू कर दिया था। उनके कई बयान इसके बाबत सामने आए थे और कवाल कांड जब हुआ था उसके बाद से मुजफ्फरनगर के दंगे भड़के थे तो उनके ऊपर आरोप भी ये लगाया गया था कि उन्होंने एक वायरल वीडियो सामने लाए हैं जो फेक वीडियो था और इस वजह से हिंसा और भड़की। तो वो सरकार ने उस वक्त उन्हें घेराबंदी की और उन्हें रासुका के तहत उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, उनको लंबे समय तक जेल में भी रखा गया था। लेकिन वो अपनी उस हार्ड लाइन पर अड़े रहे और यही वजह है कि 2017 का बाद में वो चुनाव भी बड़े बहुमत के साथ जीते। यानी जो संगीत सोम की लाइन थी, जनता ने उस वक्त तो उस पर मुहर लगा ही दी थी। सियासत की जमीन पर अपनी पहचान बनाने का सपना और उसी सपने को पूरा करने के लिए शुरू हुआ संगीत सोम का राजनीतिक सफर। कारोबार की दुनिया में नाम कमाने के बाद संगीत सोम ने 2000 के दशक में राजनीति का रुख किया। मकसद था सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना। राजनीति की शुरुआत में उन्होंने अलग अलग सियासी दलों के नेताओं से संपर्क बढ़ाया। पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां चर्चा में रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें वह बड़ा राजनीतिक मंच नहीं मिल सका जिसकी उन्हें तलाश थी। बस 2009 में संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनावी मैदान में कदम रखा। ये चुनाव उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन नतीजे सोम के पक्ष में नहीं आए और वो तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि चुनावी हार ने उनके राजनीतिक हौसले को कमजोर नहीं किया। उन्होंने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई और लगातार अपनी पहचान मजबूत करने में जुटे रहे। इसके बाद भी संगीत सोम अपने बयानों और राजनीतिक रुख को लेकर लगातार चर्चा में बने रहे। साल 2015 में जन्माष्टमी विवाद की जांच को लेकर उन्होंने तत्कालीन सरकार पर और पुलिस पर सवाल उठाए और इसे पक्षपातपूर्ण बताया। सियासत में उतार चढ़ाव, चुनावी संघर्ष और विवादों के बीच संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसा सफर जिसमें कारोबार से राजनीति तक का रास्ता संघर्ष, महत्वाकांक्षा और लगातार सक्रियता से होकर गुजरा। खतौली की जमीन पर पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीत सोम की आंखों में सिर्फ कारोबार का धुआं नहीं बल्कि सियासत का सैलाब था। ईंट भट्ठों और कंस्ट्रक्शन के धंधे ने उन्हें आर्थिक रूप से तो मजबूत बनाया ही, साथ ही इलाके के बड़े ठेकेदारों, आला अफसरों और नेताओं के कमरों तक उनकी पहुंच भी आसान कर दी। लेकिन असली मंजिल तो सत्ता का सिंहासन थी। 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले बीएसपी और फिर सपा के दिग्गजों से नजदीकियां बढ़ाई। 2009 के आम चुनाव में सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे तीसरे स्थान पर रहे।
बड़ा मंच अब भी सोम के पकड़ से दूर था, लेकिन सोम हार मानने वालों में से नहीं थे। 2012 में बीजेपी में शामिल हुए और सरथाना से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। फिर आया वो साल जिसने पश्चिम यूपी के इतिहास को लहूलुहान कर दिया। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के वे भयानक दिन और संगीत सोम पर लगा भड़काऊ बयान देने का आरोप। 24 सितंबर 2013 को उन पर रासुका यानी एनएससी के तहत कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, दंगों की जांच करने वाले न्यायमूर्ति विष्णु सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संगीत सोम को दंगों के जिम्मेदार लोगों के सूची में सबसे ऊपर रखा। इस रिपोर्ट ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया। सलाखों से बाहर आने के बाद सोम का फायर ब्रांड अवतार और भी उग्र हो गया। 7 सितंबर 2015 को सोम ने तत्कालीन सपा सरकार और यूपी पुलिस पर जन्माष्टमी झड़पों की जांच में धार्मिक भेदभाव का सीधा आरोप लगाया। इसके बाद 2017 से ठीक पहले एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के जरिए दंगों की विवादित क्लिप्स दिखाने पर भी उन पर केस दर्ज हुआ। कभी ताजमहल को गद्दारों का इतिहास बताना हो या कैराना से निर्भय यात्रा का ऐलान, संगीत सोम हर कदम कानून की फाइलों और विवादों की सुर्खियों में उनका नाम दर्ज होता गया। 2022 के चुनाव में सरधना का किला भले ही ढह गया, संजीव बालियान से अंदरूनी जुबानी जंग भी छिड़ी, लेकिन संगीत सोम का रसूख आज भी कम नहीं हुआ। बीएसपी सपा के दरवाजे खटखटाने से लेकर बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड चेहरों में शामिल होने तक संगीत सोम आज भी पश्चिमी यूपी की सियासत में वो नाम है जिसका एक बयान राजनीति का पारा बढ़ाने के लिए काफी होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम विवादों से घिरे रहे संगीत सोम और इनको लेकर मीट के कारोबार को लेकर भी उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सफाई दी है। लेकिन सियासत में तो ये अहम होता है कि जो विरोधी होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा आरोप चस्पा किया जाए जिससे उसकी जो मूल छवि है उस पर असर पड़े। और चूंकि संगीत सोम हिंदुत्ववादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे में जब बीफ का मामला और मीट का मामला उनके साथ जोड़ा गया तो उनके विरोधियों को लगा कि इसके जरिए उनकी अच्छी घेराबंदी की जा सकेगी और इसमें जनता में जो लोग पसंद करते हैं या उनके जो चाहने वाले, उनके जो वोटर हैं, समर्थक हैं, उनमें एक आक्रोश पनपेगा कि वो जिस हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ रहे थे उनका नेता बीफ और मीट के कारोबार से जुड़ा हुआ है। तो ये सियासत में इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और उसी आरोपों के कटघरे में संगीत सोम को भी खड़ा किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ चुनाव की जीत या हार नहीं, बल्कि उनके बयानों, विवादों और राजनीतिक त्योरों से भी बनती है। संगीत सोम भी उन्हीं नामों में से एक थे। वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान संगीत सोम का नाम देश भर की राजनीति में चर्चा का विषय बना। उन पर विवादित वीडियो साझा करने, भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई से लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक मामला लगातार सुर्खियों में रहा। दंगों के बाद संगीत सोम की छवि को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। विरोधियों ने उन पर सवाल उठाए तो समर्थकों ने उन्हें अपनी विचारधारा की मुखर आवाज बताया। इसके बाद भी विवादों का सिलसिला थमा नहीं। साल 2022 में गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने एक मामले में उन्हें धारा 188 के तहत दोषी ठहराया और जुर्माने के बाद रिहा किया गया। वहीं गोरक्षा और हिंदुत्व की राजनीति से पहचान बनाने वाले संगीत सोम के कारोबारी रिश्ते भी कई बार चर्चा में आए। कई निर्यात कंपनियों से उनके पुराने जुड़ाव को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। इस मामले में संगीत सोम ने अपनी सफाई दी और कहा कि उन्हें कंपनी से जुड़े होने की जानकारी नहीं थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पुराने जुड़ाव की बात स्वीकार की। सियासत का मैदान हो या विवादों की आंधी, संगीत सोम हमेशा पश्चिमी यूपी में केंद्र में रहे, कभी अपने आक्रामक अंदाज के लिए तो कभी अपने बयानों के लिए। गांव से निकला एक लड़का, पहले कारोबार फिर विधायक और अब पश्चिमी यूपी की राजनीति का एक ऐसा नाम जिस पर बहस हमेशा जारी रहती है। संगीत सोम की कहानी भी सत्ता, संघर्ष और विवादों से भरे एक लंबे राजनीतिक सफर की कहानी है। खतौली से पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीत सोम ने ईंट भट्ठों और कंस्ट्रक्शन के धंधे से अपने सफर की शुरुआत की। इस कारोबारी ताकत ने उन्हें आर्थिक मजबूती दी और इसके लिए अफसरों और नेताओं के कमरों तक उनकी सीधी पहुंच बना दी। लेकिन सोम की नजरें सिर्फ ठेकेदारी पर नहीं बल्कि सत्ता तक थी।
2000 के दशक में उन्होंने पहले बीएसपी और फिर सपा के दिग्गजों से नजदीकियां बढ़ाई। 2009 के आम चुनाव में सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। सियासी मुकाम अभी दूर था, लेकिन सोम बड़े बदलाव की ताक में थे। 2012 के चुनाव से ठीक पहले संगीत सोम ने बीजेपी का दामन थामा और सपा बसपा का गढ़ मानी जाने वाली सरधना सीट पर पहली बार में ही कब्जा जमा कर विधायक बन गए। लेकिन असली बवंडर आया 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में। 24 सितंबर 2013 को तत्कालीन सरकार ने उन पर रासुका यानी एनएसए ठोक दिया और वे जेल गए। न्यायमूर्ति विष्णु सहाय आयोग ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में सोम को दंगा का मुख्य जिम्मेदार माना। हालांकि फर्जी वीडियो मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें राहत मिली। लेकिन अक्टूबर 2022 को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच धारा 188 में दोषी पाया और जुर्माना लगाया। संगीत सोम की सियासत का सबसे बड़ा विरोधाभास तब सामने आया जब गो रक्षा का अलग जगाने वाले इस नेता का नाम अरब देशों को हलाल मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अल्दुआ से जुड़ा। 9 अक्टूबर 2015 को सोम ने दावा किया कि उन्हें कंपनी का डायरेक्टर बनने की खबर ही नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन द हिंदू को दिए इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि वे करीब 2 साल तक अल्दुआ मीट कंपनी के डायरेक्टर रहे थे। इस खुलासे ने पूरे राजनीतिक हल्के में भूचाल ला दिया। विवादों की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हुई। 11 फरवरी 2017 को यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन फरीदपुर के पोलिंग बूथ में पिस्तौल ले जाने के आरोप में संगीत सोम के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले दंगों की डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स दिखाने पर भी उन पर केस दर्ज हुआ था। कभी ताजमहल को गद्दारों का इतिहास बताना तो कभी कैराना से निर्भय यात्रा का ऐलान। सोम का हर कदम लगातार कानूनी फाइलों और अखबार की हेडलाइंस पे दर्ज होता रहा। देखिए, सियासत में जो होता है और वो जो उच्च शिखरों तक पहुंचता है, खासतौर से विधायक सांसद बनता है, तो वो जिजीविषा उसकी बड़ी मजबूत हो जाती है। आरोपों से घिरना उसे आता है, उनका जवाब मुकाबला करना भी उसे आता है। और संगीत सोम ने भी जिस तरीके से बिसेहड़ा कांड हुआ था और पूरा उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ था, उन्होंने जो बयान दिए थे, तो सिर्फ एक ही बयान क्यों, संगीत सोम तेजाबी बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और जब संगीत सोम ऐसे बयान देते हैं तो ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सद्भावना के सुर संगीत सोम बिगाड़ते रहे हैं। हालांकि संगीत सोम का तो ये दावा रहा है कि वो हार्ड हिंदुत्व की हुंकार भरते रहे हैं, हार्ड हिंदुत्व की जो हिंदुत्ववादी जो उनकी विचारधारा है उसकी वो राग उसका छेड़ते रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की आग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदल दिया। इसी दौर में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने जितनी तालियां बटोरी उतने ही विवाद भी अपने नाम किए, जिसका नाम था संगीत सिंह सोम। दंगों के बाद तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने उन पर सबसे कड़ा वार किया, एनएसए लगाया, उन्हें उरई जेल भेज दिया गया। सरकार का मकसद कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखाना था और संगीत सोम पर लगाम लगाना। लेकिन राजनीति की बिसात पर यह फैसला एक नए समीकरण की शुरुआत बन गया। कई महीने जेल में रहने के बाद जब संगीत सोम बाहर निकले तो उनका स्वागत किसी सामान्य नेता की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े जननेता की तरह हुआ। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, फूल मालाओं का अंबार और समर्थकों के जोशीले नारों ने साफ कर दिया कि जेल ने उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर नहीं की बल्कि और मजबूत कर दिया। यह वो दौर था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े वर्ग में उनकी छवि एक हिंदू फायर ब्रांड नेता की और राजपूत समाज की मुखर आवाज के रूप में स्थापित होने लगी। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुका। 2015 के चर्चित दादरी अखलाक कांड में भी संगीत सोम खुलकर आरोपियों के समर्थन में आए। उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दिलाने की बात कही, अखलाक के परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई। उनके इन बयानों ने सियासत का पारा चढ़ा दिया और विरोधियों ने उन पर समाज को बांटने की राजनीति करने के आरोप लगाए, जबकि समर्थकों ने उन्हें हिंदुत्व का बेबाक आवाज बुलंद करने वाला नेता बताया। फिर बरस आया 2018 जब संगीत सिंह सोम ने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा उछाल दिया। उन्होंने मांग की कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए। यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छिड़ गई। समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक पहचान पर सवाल बताया तो विरोधियों ने इसे चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया। एक तरफ विवाद, दूसरी तरफ बढ़ती लोकप्रियता, एक तरफ कानूनी कार्रवाई, दूसरी तरफ समर्थकों का अटूट विश्वास। यही विरोधाभास संगीत सिंह सोम की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बन गया, जो आज भी कायम है।
साल 2013 मुजफ्फरनगर की सुलगती आबो हवा और सपा सरकार का सीधा एक्शन बीजेपी नेता संगीत सोम पर कसता है राजकुमार यानी एनएसए का शिकंजा और ठिकाना बनता है उरई जेल। महीनों जेल के सन्नाटे में बीते, लेकिन जब जेल का भारी लोहे का दरवाजा खुला तो बाहर समर्थक नहीं एक सियासी समंदर खड़ा था। भव्य स्वागत, नारों की गूंज और यही वो मोड़ था जहां से संगीत सोम आम नेता से पश्चिम यूपी के हिंदू फायर ब्रांड और राजपूत समाज की कड़क आवाज बनकर उभरे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद तेवर और तल्ख होते गए। साल 2015 तक दादरी कांड, मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस के बाद जब देश भर की राजनीति में भूचाल आया, तब संगीत सोम ने किसी बैकफुट का रुख नहीं किया। वो फ्रंट फुट पर आए, अखलाक के परिवार को कटघरे में खड़ा करने की मांग की और जेल में बंद आरोपियों के पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए। मुद्दों की आंच ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि संगीत सोम एक नया सियासी शिगुफा छोड़ देते थे। तारीख 9 नवंबर 2018 और मंच से एक नया दावा सोम ने सरेआम मांग रखते कि मुजफ्फरनगर के अतीत को बदला जाए और इसका नाम बदलकर लक्ष्मी नगर कर दिया जाए। ये महज एक मांग नहीं बल्कि ध्रुवीकरण की सियासत पर खेला गया एक बड़ा दाव था। जेल की सलाखों से लेकर चुनावी दंगल तक संगीत सोम की सियासत का अपना एक खाका रहा है। जहां विवादों ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो वहीं समर्थकों के बीच उनके इसी कड़े रुख ने उनकी साख को हमेशा बुलंद रखा। राजनीति के इस फायर ब्रांड किरदार का अगला सियासी पैतरा क्या होगा? देखिए, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद से भी तमाम जो घटनाक्रम जिस तरीके से दिखाई दिया था, उसमें कैराना का पलायन भी एक बड़ा मुद्दे के तौर पर उभरा हुआ था। संगीत सोम ने इसमें भी आगे बढ़कर लीड लिया हुआ था और इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। तो जब एक बार उन्होंने हिंदुत्व की जो उग्र विचारधारा है, हार्ड लाइन है, उसे अपना लिया था, तो उसके बाद से क्या कैराना, क्या विसहड़ा का कांड या फिर तमाम जो दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित संवेदनशील मुद्दे हैं, उस पर वो फायर ब्रांड अपने बयान देते रहे हैं और उस तरीके से उन मुद्दों पर मुखर होकर, चाहे वो यात्रा निकालने की बात हो या फिर जुबानी अपनी बयानबाजी की बात हो, संगीत सोम अपनी तरफ से अपने मुद्दे को लेकर अपनी लाइन का पालन करते हुए हुंकार भरते रहे हैं। सियासत की पिच पर आक्रामक बैटिंग करने वाला नाम, बयानों से सुर्खियां बटोरने वाला चेहरा, अब कड़ी सुरक्षा को लेकर चर्चा में आ गए संगीत सोम। मेरठ की सरदना सीट से निकलकर यूपी की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले संगीत सोम की कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही। कभी अपने तीखे बयानों से विरोधियों पर निशाना साधे नजर आए, तो कभी विवादों के चलते सुर्खियों में रहे। लेकिन इस बार वजह कुछ अलग थी। संगीत सोम का राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। साल 2017 में यूपी में चली बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच उन्होंने सरधना सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। विधायक बनने के बाद उनका कद बढ़ता गया और पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। लेकिन इसी दौरान उनकी राह आसान नहीं रही। उनके बयानों को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए। ताजमहल पर टिप्पणी हो या दादरी के बिसहड़ा कांड के दौरान उनका रुख हो, संगीत सोम लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में बने रहे। फिर आया वो वक्त जब उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। मेरठ स्थित उनके आवास पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका और कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में संगीत सोम तो सुरक्षित बच गए, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। एक तरफ सियासी रसूख बढ़ता गया, दूसरी तरफ खतरे की चुनौती सामने आती रही। अब एक नए आंकड़ों ने एक बार फिर संगीत सोम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आधी रात का सन्नाटा और अचानक मेरठ के उस बंगले पर गूंज उठी गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड का धमाका। आक्रामक सियासत और कड़े बयानों की कीमत संगीत सोम को अपनी जान के खतरे से चुकानी पड़ी। अज्ञात हमलावरों ने उनके मेरठ स्थित आवास को निशाना बनाया। हमलावर चूक गए और संगीत सोम बाल बाल बच निकले। फोन आया कि इस तरीके से कुछ हमलावरों ने हमला किया है और मैं तुरंत गेट खोल के बाहर निकला तो सब लोग बाहर थे, सीआरपीएफ और लोग बाहर थे। कुछ लोग आए हैं, उन्होंने गेट पे हमला किया है और ग्रेनेड फेंक के हमला किया है उन्होंने। अब क्या मंशा रही होगी, भगवान का ये शुक्र है कि वो ग्रेनेड फटा नहीं है, लेकिन क्या मंशा रही होगी उस पर तो जांच का विषय है। लेकिन इस वारदात ने खुफिया तंत्र के कान खड़े कर दिए। नतीजा, सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात कर दी जेड कैटेगरी की अभेद दीवार। लेकिन कहानी सिर्फ सुरक्षा और खतरों तक सीमित नहीं है। संगीत सोम का सियासी कद जैसे जैसे बढ़ा, उनकी आर्थिक दुनिया का
नक्शा भी उतनी ही तेजी से बदल गया। चुनावी हलफनामों के पन्ने खोलिए तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। साल 2017 जब पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचंड भगवा तूफान चला तो सरधाना की सीट पर संगीत सोम की चाबी पर थी। देखिए, बिल्कुल अगर वो कोई चुनाव जब जीतता है और उसके बाद सत्ता में उसका दल आ जाता है तो एक उम्मीद भी होती है कि उसके और कद बढ़ेगा। और संगीत सोम जिस तरीके से वो अपने विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे हैं तो 2017 के बाद से ये माना जाता रहा कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके वो बड़े पसंदीदा चेहरों के तौर पर रहे हैं। तो ऐसे में संगीत सोम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उनके नंबर भी बढ़े, उनका कद भी बढ़ा। कभी सरधना की सियासी सिकंदर, कभी बयानों से गर्म होती सियासत का चेहरा, कभी चुनावी झटके में बदली तस्वीर। ये कहानी है संगीत सोम की, एक ऐसे नेता की जिनका नाम पश्चिमी यूपी की राजनीति में हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा। सरधना की धरती पर संगीत सोम ने अपनी सियासी जमीन मजबूत की। उनकी आक्रामक शैली, बेबाक बयान ने उन्हें अलग पहचान दी। विरोधी उन पर हमलावर रहे, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल 2022 का विधानसभा चुनाव आया, सियासत ने करवट बदली। जिस सीट को संगीत सोम अपना मजबूत और अभेद किला मानते थे, उसी किले में सेंध लगाते हुए समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने उन्हें बेहद करीबी मुकाबले में शिकस्त दे दी। करीब एक दशक से बना राजनीतिक दबदबा खत्म हुआ और पश्चिमी यूपी की सियासत में इस हार की खूब चर्चा हुई। लेकिन संगीत सोम का नाम सिर्फ चुनावी मैदान की वजह से नहीं है, बल्कि विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रहा। उन्नाव कांड के बाद जब बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी, उस दौर में संगीत सोम पर भी आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। सरधना निवासी राहुल सिंह ने उन पर 53 लाख के धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए। आरोप था कि ईंट भट्टे की साझेदारी के दौरान ये रकम वापस नहीं की गई। कई सारे सवाल उठे। आरोपों पर कानून प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के अपने अपने दावे रहे। लेकिन संगीत सोम की राजनीति जीत, विवाद, ताकत और चुनौतियों का मिश्रण रही। एक ऐसा नेता जिसने अपने तेवरों से पहचान बनाई, चुनावी जीत से अपना कद बढ़ाया और हार के बाद भी सियासी चर्चा में बना रहा, क्योंकि राहुल जैसे लोग संगीत सोम पर आरोप लगाते रहते हैं। पिस्तौल की गोलियों से शुरू हुआ सियासी सफर 15 साल में 7 गुना बढ़े खजानों का तिलस्म और फिर एक झटके में ढह गया एक दशक पुराना अभेद्य किला। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस फायर ब्रांड चेहरे की जिसकी दहाड़ लखनऊ से दिल्ली तक गूंजती थी, बीजेपी नेता संगीत सोम। लेकिन 2022 में सरधना में सपा के अतुल प्रधान से मिली करारी शिकस्त के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब ईंट भट्टों की आड़ में 53 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पीड़ित ने लखनऊ में सीएम आवास के सामने आत्मदाह का अल्टीमेटम दिया। 2022 का रण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी धमक से लखनऊ का गलियारा कांप उठा। जिस सरधना सीट को सोम अपनी सियासी सल्तनत का अभेद किला मानते थे, वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया। बेहद कांटे की और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने संगीत सोम को मात देकर एक दशक से कायम उनके वर्चस्व को नेस्तनाबूद कर दिया। चुनावी मैदान में मिली हार का घाव अभी भरा भी नहीं था कि संगीत सोम के खिलाफ उनके ही इलाके में एक ऐसा जिन्न बाहर निकला जिसने उनकी बची खुची सियासी जमीन को भी हिला दिया। राजपुर मौसम गांव के राहुल सिंह अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचे और आरोप लगाया कि 9 बीघा जमीन और 50 दुधारू मवेशी बेचकर उन्होंने संगीत सोम की ईंट भट्टे में साझेदारी की थी। लेकिन आरोप है कि संगीत सोम ने 53 लाख रुपए हड़प लिए। मामला सिर्फ जबानी जमा खर्च तक सीमित नहीं रहा। गांव में बाकायदा पंचायत हुई जिसमें संगीत सोम ने लिखित दावा किया। मार्च 2017 में अपनी पत्नी के नाम की गई 9 बीघा जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी पीड़ित के पिता के नाम किया गया। लेकिन 1 साल की मियाद बीतने के बाद भी पैसे नहीं मिले।
मेरठ पुलिस सत्ता और पद के दबाव का आरोप लगाते हुए अब पीड़ित परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की सीधी चेतावनी दे दी। देखिए, ताजमहल को लेकर तो खुद आजम खान इस तरीके से बयान देते रहे। वो तो यहाँ तक कहते रहे कि ताजमहल को अगर तोड़ा जाएगा तो वो खुद चलने की भी बात करते रहे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बड़ी हार्डलाइन है, और वहाँ पर जो उनकी सिर्फ बोली में थोड़ी सी जो अड़ियल सा रवैया बल्कि नहीं दिखता है, बल्कि उनके विचारों में, उनके बयानों में भी वैसा ही नजर आता है। तो आजम खान ने जिस तरीके से ताजमहल को बयान दिया, तो हिंदुत्व की लाइन पर चलते हुए संगीत सोम ने भी उसी का पालन किया। एक तरीके से उसी लाइन पर उन्होंने ताजमहल को लेकर विवादित बयान दिया था। उस वक्त वो विवाद गहराया था। लेकिन ऐसे बयान आते रहते हैं, जब आप एक लाइन पकड़कर उस लाइन पर राजनीति करते हैं तो फिर उससे जुड़े हुए उसी तरीके से बयान भी सामने आते हैं, उसी तरीके से विवाद भी गहराता है, और फिर उन विवादों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन विवादों की वजह से आप अर्श पर भी आ जाते हैं और कई बार फर्श पर भी पहुंच जाते हैं। कभी सरधना उनका गढ़ था, कभी जीत उनकी पहचान थी, और कभी पश्चिमी यूपी की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरे थे संगीत सोम। लेकिन सियासत का पहिया जब घूमता है तो मजबूत किले भी हिल जाते हैं। साल 2012 सरधना चुनाव की जनता ने उन्हें पहली बार विधायक बनाया, विधानसभा पहुंचे। यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। उसके बाद 2017 आया, प्रदेश के में बीजेपी की प्रचंड लहर चली और संगीत सोम दूसरी बार जीत कर लौटे। लगातार 2 जीतों ने उन्हें सिर्फ विधायक नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा बना दिया। सरधना की राजनीति में उनका नाम ही जीत की गारंटी माने जाने लगा। समर्थकों के लिए वो संघर्ष के प्रतीक थे, तो विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। शायद 2022 का चुनाव सरधना की जनता ने पलट दिया, इतिहास बदल दिया। समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान कांटे की टक्कर में जीते। एक दशक से जिस किले पर संगीत सोम का परचम लहरा रहा था, वो किला ढह गया था। यह सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं थी, बल्कि पश्चिमी यूपी की बदलती राजनीति का भी बड़ा संकेत था। हार के साथ सवाल खड़े हुए, क्या सरधना ने अपना नया नेता चुन लिया, या फिर एक सियासी चुनावी विराम है, या फिर संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई इस चुनाव में अपना असर दे गई। क्योंकि कहते हैं संगीत सोम और संजीव बालियान की जो लड़ाई है वो खुलकर राजनीतिक मैदान पर आ गई, एक दूसरे का विरोध और एक दूसरे की हार का कारण भी बने। जबकि समर्थकों को उनकी वापसी का आज भी इंतजार है और विरोधी इसे जनादेश की नई दिशा बताते हैं। साल 2012 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए और आक्रामक चेहरे की धमक सुनाई दी। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगीत सोम ने सरधना विधानसभा सीट से पहली बार चुनावी दंगल में ताल ठोकी और अपनी पहली ही कोशिश में धमाकेदार जीत हासिल कर लखनऊ की विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद आया 2017 का वो दौर जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिली। संगीत सोम ने सरधना सीट पर अपना सियासी वर्चस्व बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी बार बम्पर जीत दर्ज की। इस दूसरी जीत ने न सिर्फ उनके राजनीतिक रसूख को दोगुना कर दिया, बल्कि सरधना को उनकी राजनीति का ऐसा दुर्ग बना दिया जिसे भेदना विरोधियों के लिए नामुमकिन माना जाने लगा। लेकिन राजनीति की राह में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरधना की सीट पर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने एक बेहद करीबी कांटे के और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में संगीत सोम को पटकनी दी थी। एक दशक से सरधना पर कायम उनका राजनीतिक किला ढह गया, जिससे न सिर्फ संगीत सोम के सियासत पर ब्रेक लगा बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी के सियासी गलियारों में एक बड़ा भूचाल ला दिया। ताजमहल पर विवादित बयान से लेकर दादरी बिसाहड़ा कांड तक अपनी फायर ब्रांड छवि से सुर्खियों में रहने वाले संगीत सोम का ये तिलस्म 2022 के विधानसभा चुनाव में टूट गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने एक बेहद करीबी और कड़े मुकाबले में उन्हें ऐसी मात दी कि एक दशक से सरधना पर कायम उनका राजनीतिक किला ताश के पत्ते की तरह ढह गया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल ही बड़ा संवेदनशील है और वहाँ पर तमाम नेता, वो एक दल की बात नहीं है, तमाम नेता और खास तौर से जो फायरी अपने जुबान के लिए जाने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता जाने जाते हैं, उन सारे नेताओं को लेकर कई सारे इनपुट्स
जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं उनको मिलते रहे हैं। संगीत सोम को लेकर भी ऐसा रहा है कि जहाँ पर उनकी जान को लेकर, उस पर ख़तरे को लेकर चिंताएं जताई गई थीं, कई रिपोर्ट्स ऐसी आई थी, उसके बाद से उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। तो ये जो भी ऐसे फायर ब्रांड नेता होते हैं, जब विवादित बयान देते हैं, विवाद गहराता है, तो फिर ना सिर्फ उस प्रदेश बल्कि देश की और तमाम वैश्विक भी जो शक्तियाँ हैं उनकी भी निगाहें उस ओर होती हैं। तो संगीत सोम भी अगर किसी तरीके से इन लोग हैं जो ऐसी कोई साजिश है उसमें ना शिकार हो सकें या उनकी जो सुरक्षा है उसमें कोई चूक ना होने पाए, इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस मामले में उनकी सुरक्षा के इंतजाम को और ज़्यादा पुख्ता किया। सियासत में कहा जाता है चुनाव हारने से राजनीति खत्म नहीं होती, लेकिन राजनीति का अंदाज जरूर बदल जाता है। संगीत सोम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सरधना ने भले ही नया जनादेश दिया हो 2022 में, लेकिन जिस सीट पर दशकों तक संगीत का दबदबा कायम रहा है, भले वो विधायक ना हो, लेकिन आज भी संगीत सोम का दबदबा उस सीट पर कायम है। विधायक भले ही अतुल प्रधान को जनता ने बना दिया, यह हार सिर्फ विधायक की हार नहीं थी, क्योंकि संगीत सोम एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे। राजनीतिक समीकरण बदले, यह बड़ा संदेश था भीतरघात का, पार्टी के अंदर के लोगों के विरोध का। संगीत सोम को यह नुकसानदेह था कि वो भी बहुत प्रखर और मुखर थे। क्या उन्होंने जिस तरह से विरोध किया संजीव बालियान का, या फिर संजीव बालियान ने उनके विधानसभा के चुनाव में विरोध किया था इसलिए उन्होंने विरोध किया, ये आवाज अब थमी नहीं, अभी भी लगातार जारी है। उनके तेवर नहीं बदले, और यही वजह रही कि हार के बाद भी संगीत सोम लगातार सुर्खियों में रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, बीजेपी के भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार नया सियासी अध्याय शुरू हुआ। इस बार मुकाबला विपक्ष से कम और पार्टी के भीतर ज्यादा दिखाई देने लगा। संगीत सोम और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए, जिसकी हमने चर्चा की अभी। दोनों नेताओं की बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, आरोप लगे, पलटवार हुए और दोनों खेमे के समर्थक भी खुलकर आमने सामने दिखाई दिए। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को लेकर अलग अलग धाराएं मौजूद हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने समय समय पर इन मतभेदों को सार्वजनिक विवाद बनने से रोकने की कोशिश की। यानी संगीत सोम की राजनीति का सफर सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की कहानी नहीं है, एक कहानी है लगातार चर्चे में बने रहने की। एक कहानी है समर्थकों के बीच मजबूत पकड़ और विरोधियों के बीच लगातार चुनौती बने रहने की। ये कहानी है उस नेता की जिसकी सियासी शैली हर दौर में बहस का विषय रही और बड़ा मुद्दा बनी। राजनीति में हार के बाद अक्सर सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का अंदाज बिल्कुल जुदा है। 2024 के सियासी दंगल में बाजी हाथ से निकल जरूर गई, लेकिन संगीत सोम की आक्रामकता में रत्ती भर नरमी नहीं आई। शिकस्त का दौर बीतने के बाद भी उनके तेवर वही हैं, तल्ख, तीखे और आक्रामक। जिस वक्त पार्टी को अंदरूनी मंथन की जरूरत थी, उस वक्त संगीत सोम की हुंकार ने वेस्ट यूपी के सियासी पारे को और चढ़ा दिया। ये आग तब शोला बन गई जब निशाना किसी विपक्षी दल पर नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर साथ दिया गया। 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद मुजफ्फरनगर से उठी यह रार कमरों की बंद दीवारों से बाहर निकलकर सीधे सड़कों पर आ गई। एक दूसरे पर जमकर आरोप के तीर चलाए गए, जुबानी जंग छिड़ गई और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर ने यह साफ कर दिया कि इस किले में अब कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। दोनों कद्दावर नेताओं के बीच की ये तल्खी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, इसने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी सीधा वार किया। भीतरघात, क्रॉस वोटिंग, सियासी दगाबाजी के लगे संगीन आरोपों ने कैडर को दो साफ साफ धड़ों में बांट दिया। एक तरफ संगीत सोम के समर्थक डटे नजर आए तो दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान का खेमा। दोनों के बीच छिड़ा ये घमासान हर बीते दिन के साथ और भी ज्यादा तीखा और तल्ख होता चला गया। ठाकुर और जाट समीकरण के दो सबसे बड़े चेहरों की इस सीधी भिड़ंत पार्टी हाईकमान के रातों की नींद उड़ा दी। जिस पश्चिम यूपी को बीजेपी का भेद किला माना जाता था, वहां अपनी ही बगावत ने संगठन के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया। देखिए, सियासत में दो लड़ाइयां सबसे ज्यादा अहम होती हैं। पहली तो सीधे तौर से जो विरोधी के साथ होती है, जैसे संगीत सोम की अतुल प्रधान से अदावत थी सियासी, और वो 2017 में भले ही उनका पलड़ा भारी रहा हो, लेकिन
2022 में अतुल प्रधान ने उन्हें पटखनी दी, उन्हें हराया, उन्हें मात दी। लेकिन दूसरी जो लड़ाई होती है विरोधी के साथ साथ अपने खेमे के लोगों से भी, जो इनर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, भीतरी संघर्ष होता है, संगीत सोम उससे भी गुजर रहे हैं। संजीव बालियान एक बड़ा चेहरा है, उनके साथ उनकी अदावत जग जाहिर है। कई मामले ऐसे आए हैं, कई बयान ऐसे आए हैं, बल्कि मंचों से सार्वजनिक तौर से भी तल्खी इन दोनों की सामने नजर आई है। कई बार संजीव बालियान को ऐसा लगता रहा है कि उन्हें सियासी तौर से नुकसान संगीत सोम की तरफ से पहुंचा है, और संगीत सोम का या उनके खेमे के लोगों का तो ये मानना ही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान संजीव बालियान के भी जो समर्थक हैं या भीतरघात की वजह से भी हुआ है। तो अब उनकी यही कोशिश रहेगी कि 2027 के चुनाव जब आएंगे तो वहाँ पर जो विरोधी हैं उनसे मुकाबले के साथ साथ जो आंतरिक संघर्ष है उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उसे शांत किया जाए, आपसी जो रिश्तों की डोर है और कैसे पुख्ता की जाए, ये तमाम समीकरण हैं उनके सामने जिनका हल उन्हें खोजना होगा, वरना उनके लिए 2027 की सियासी राह कठिन भी हो सकती है। आज के मठाधीश में हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस सियासी बाहुबली की कहानी बताई जिसका नाम था संगीत सोम। एक छोटे से गांव से निकले कृषक परिवार से निकले संगीत सोम ने कैसे पहले कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया, ईंट भट्टे का बिजनेस किया, और कैसे सरधना की सीट पर लगातार 2 बार विधायक रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजबूत नेताओं में गिनती होने लगी। कैसे वो 1 लाख प्रकरण को उठाया, कैसे अलग अलग मुद्दों पर विवादित बयान दिया, और कैसे फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता की पहचान बना ली। कैसे मुजफ्फरनगर के दंगों में उनका नाम आया, कैसे उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली, और संगीत सोम हमेशा अपनी भाषा शैली को लेकर विवादों में भी रहे और चर्चा में भी रहे। और शायद संगीत सोम के बयान बीजेपी को जरूर भाते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस धारा को लेकर आगे बढ़ती है, ब्रांड हिंदुत्व का 80-20 के फार्मूले को लेकर, जिसे लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कद्दावर नेता, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं। संगीत सोम शायद बीजेपी के लिए एकदम फिट मोहरे हैं शतरंज की बिसात पर। इसीलिए कहते हैं सियासत और क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। ये पल बदलते ही तकदीर बदल देते हैं और चेहरा भी बदल देते हैं। इसलिए कहते हैं सियासत में चेहरे का बहुत मायने होता है। और संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो फायर ब्रांड चेहरे हैं जो भले ही विवादों में रहे, जो भले ही सुर्खियों में रहे, वो भले ही इस बार विधायक नहीं बने, लेकिन राजनीति की बिसात पर आज भी पश्चिम का वजीर संगीत सोम को कहा जाता है। तो आज के मठाधीश में बस इतना ही। अगली मठाधीश में हम फिर आपको किसी सियासी मठाधीश की कहानी सुनाएंगे। अनसुनी कहानी, अनसुनी दास्तान। नमस्कार।